चलिए स्टार्ट करते हैं। यह टॉपिक हम लोग का डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या फिर हिंदी में उसको बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित होगा। जैसा कि नेम से स्पष्ट हो रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक से क्या अर्थ आ रहा है कि नीतियों को निर्देश करने वाले, ठीक है ना, किसके? राज्य के। यानी इसमें हम लोग देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से संविधान में पॉइंट है जो राज्य को नीति बनाते समय प्रावधान करते हैं कि आप इस तरह से राज्यों के नीति बनाते समय कौन से निर्देश का एक तरह से उनको ध्यान में रखना है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये संविधान का भाग 4 है, यानी संविधान के भाग 4 में आपको डीपीएसपी के बारे में प्रावधान किया गया है। कहाँ से कहाँ तक किया गया है? आर्टिकल देखिए, आर्टिकल 36 से 51, ठीक है ना। इतने आर्टिकल में डीपीएसपी से रिलेटेड कई सारे प्रावधान हैं। तो देखिए, इस वीडियो में ये नीति निर्देशक तत्व के बारे में हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम लोग डीपीएसपी से संबंधित कुछ पॉइंट देखेंगे। पार्ट 2 में हम लोग आर्टिकल 36 से 51 तक के क्या प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान है डीपीएसपी से रिलेटेड, उसके बारे में देखेंगे। और पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे डीपीएसपी और मूल अधिकार के में संबंध या तुलना, यानी ऐसे कंडीशन में जहां मूल अधिकार और डीपीएसपी में टकराव होने की स्थिति आ जाए तो उस कंडीशन में क्या प्रावधान है उसके बारे में देखेंगे। तो आज हम लोग का पॉइंट रहेगा पार्ट 1, डीपीएसपी से संबंधित कुछ प्रावधान। देखिए, डीपीएसपी है क्या? जब आपका संविधान बन रहा था तो उस समय संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, इन्होंने प्रस्ताव दिया कि नागरिक अधिकार 2 श्रेणी में हो, ठीक है। यानी नागरिकों को जो अधिकार दिए जाए वो 2 श्रेणी में हो। एक हो न्यायोचित जैसे, और दूसरा हो गैर न्यायोचित, यानी एक आपका बाध्य रूप में हो और एक हो आपको केवल प्रोविजनल रूप में, सलाहकारी रूप में हो, ठीक है ना। बाध्य वाला आपका आर्टिकल 13 में लाया, आर्टिकल भाग 3 में लाया गया, आर्टिकल 12 से 35, जिसको कह दिया गया मूल अधिकार, ठीक है ना, उसमें। और सलाह वाले को आपको डीपीएसपी में इंक्लूड किया गया। और ये आपके जो BN राव के सलाह या प्रस्ताव था, इसको जो प्रारूप समिति थी जिसके अध्यक्ष आपके भीमराव अम्बेडकर थे, प्रारूप समिति जानते हैं संविधान का सबसे प्रमुख समिति थी, 7 लोग थे इसमें, इन्होंने इसको मान लिया और इसको 2 तरह से ऐड किया संविधान में। भाग 3 में आपको मौलिक अधिकार के रूप में किया और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। डिफिनीशन इसका यही होता है कि ये एक प्रकार के राज्य को संवैधानिक निर्देश है कि वो विधि या कानून बनाते समय किन बातों को ध्यान देते हैं और किन बातों की अवहेलना नहीं कर, मतलब उनके लिए अवहेलना नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ये बाध्यकारी नहीं है, वो हम लोग विशेषताओं में देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं पार्ट 1। देखिए, पार्ट 1 में हम लोग डीपीएसपी से जुड़ा हुआ कुछ पॉइंट देखेंगे। देखिए, भारतीय संविधान में डीपीएसपी को आयरलैंड से लिया गया है, यानी इसके पहले जब संविधान बन रहा था उस समय ये प्रावधान डीपीएसपी से संबंधित आयरलैंड के संविधान में था। और आयरलैंड को कहाँ से लिया गया था? स्पेन के संविधान से। ये प्रश्न में पूछ लेता है कि भारतीय संविधान में भाग 4 की जो प्रावधान है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो किस देश से लिया गया है, ठीक है ना, किस देश से अडॉप्ट किया गया है? तो वो है आयरलैंड। और आयरलैंड ने किससे लिया था? स्पेन से। जो भीमराव अम्बेडकर थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इन्होंने डीपीएसपी को विशेषता या अनोखा वाला भाग कहा। इन्होंने अलग अलग जो विशेषज्ञ थे संविधान सभा में थे, उनके अलग अलग आपके स्टेटमेंट है जो कभी कभी प्रश्न में पूछ लेता है। एक थे KT शाह, उन्होंने डीपीएसपी को एक ऐसे चेक के समान बताया जो बैंक की अनुमति पर ही भुनाया जा सकता है। यानी राज्य की ये ऐसे इन्होंने तुलना करके बताया कि राज्यों को ऐसा ये अधिकार दिया गया है जो या तो देश में संसाधन हो उस नियमों को लागू करने के लिए जो डीपीएसपी में दिया गया है, तभी वो यूज किया जा सकता है। दूसरे कंडीशन में अक्सर आपको होता है डीपीएसपी और मौलिक अधिकार में टकराव हो जाता है, तो इस स्थिति में जो कोर्ट होते हैं वो मौलिक अधिकार को लागू करवाते हैं। तो उसी के संबंध में भी कहा है कि बैंक अनुमति दे। यहाँ बैंक से संबंध हो गया आपका सरकार, संसाधन और जो कोर्ट है उससे, कि जब वो लोग परमिशन देंगे और जब एबल होगा तभी सरकार इन नियमों का पूरी तरीके से पालन करेगी, वरना ये कोई काम के नहीं है, ठीक है। एक थे TT कृष्णामाचारी, उन्होंने डीपीएसपी को भावनाओं का स्थायी कूड़ागर कहा। यानी इसमें सरकार को निर्देश तो दे दिए गए, लेकिन उसके अनुरूप जब संविधान बन रहा था तो संसाधन नहीं थे,
ऐसे नियमों को लागू करने के लिए। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने कहा कि भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर है। ये बस स्टेटमेंट टाइप में पूछता है कि स्टेटमेंट दे देता है, बोलता है ये किसके स्टेटमेंट थे डीपीएसपी के संबंध में, ठीक है। अब देखते हैं डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है। तो डीपीएसपी का उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ठीक है। इसमें लोक कल्याणकारी का मतलब क्या हो गया, इसमें हम लोग आर्टिकल में भी देखेंगे कि इसके क्या उद्देश्य हैं। और देखिए, लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ हो गया कि राज्य जो हो अपने सभी नागरिकों के लिए बिना भेदभाव पूर्ण, यानी नागरिकों में भेदभाव ना करे और उनके लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और न्यायिक अधिकार और समानता के लिए कार्य करेगा, ठीक है ना। धर्म, जाति, लिंग, पंथ के आधार पर विभेद न करते हुए नागरिकों के अधिकार के लिए काम करेगा, उनके विकास के लिए, अर्थात जनता के कल्याण के लिए जो काम करेगा वही हो गया लोक कल्याणकारी राज्य, ठीक है। तो डीपीएसपी का उद्देश्य हो गया लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना पूछता है। और दूसरा हो गया आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र, यानी समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना करना। कुछ पॉइंट हम लोग देखते हैं समाजवादी के बारे में, यानी जो समाजवाद के जनक है उसके बारे में देख लेते हैं। कौन थे? कार्ल मार्क्स। आइए देखते हैं। देखिए, विश्व में समाजवाद के जनक कौन माने जाते हैं? कार्ल मार्क्स कहे जाते हैं, ठीक है ना। वो कहाँ के थे? जर्मनी थे। इन्होंने पुस्तक लिखी जिसमें से सबसे प्रमुख पुस्तक कौन थी? डास कैपिटल, ठीक है। और इन्होंने कुछ भाषण भी दिए थे जो फेमस इनके भाषण थे, स्टेटमेंट थे। कौन थे? दुनिया के मजदूरों एक ये हो गया उनका बहुत फेमस भाषण। दूसरा था अमीर गरीब एक दूसरे के पूरक है, यानी एक दूसरे से ही चलेंगे दोनों। अब डीपीएसपी के बारे में और देखते हैं। देखिए, डीपीएसपी की प्रकृति यानी इसका जो नेचर है वो कैसा है। तो इसका नेचर है गैर न्यायोचित। मूल अधिकार में हम लोगों ने पढ़ा था कि मूल अधिकार आपके न्यायोचित होते हैं, यानी उसका अर्थ होता है कि अगर इनका हनन हो तो कोर्ट, ठीक है, उन्हें लागू करने के लिए बाध्य है, अपने आप बाध्य है, ठीक है ना। वो उसे मना कर भी नहीं सकता। जबकि डीपीएसपी की प्रकृति गैर न्यायोचित है, यानी इसको अगर इसके प्रावधान का हनन हो, ठीक है, तो इसको लागू करने के लिए कोर्ट बाध्य नहीं है, ठीक है। वो नियम के अनुसार जहाँ पे कंडीशन रहेगा उसके अनुसार डिसीजन ले सकता है, यानी उसके हनन होने पर नागरिकों द्वारा न्यायालयों द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, जैसा कि मौलिक अधिकार के संबंध में होता है, जहाँ मूल अधिकारों के हनन होने पर न्यायालय उसे लागू करने को खुद ही बाध्य होता है, ठीक है ना। तो ये अंतर हो जाता है आपका डीपीएसपी और मूल अधिकार में। मूल अधिकार आपका न्यायोचित है और डीपीएसपी आपका गैर न्यायोचित होता है। तो ये था आपका कुछ पॉइंट डीपीएसपी के संबंध में। अगले पार्ट में हम लोग आर्टिकल 36 से 51 के बारे में देखेंगे कि डीपीएसपी में कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।